मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने अलग अलग गाइडेंस और काउंसलिंग पर बात की। अब प्रश्न उठता है कि गाइडेंस काउंसलिंग सर्विसेज किस प्रकार से विद्यालय में दी जाएं। हाउ टू ऑर्गेनाइज गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, तो इसी पर हम बात करेंगे। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का संगठन। निर्देशन और परामर्श सेवाओं का संगठन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में उल्लिखित है। इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं और ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बना था। इसमें कहा गया है कि ये कुछ विशेषज्ञों का कार्य नहीं है, वस्तुतः ये एक सेवा है जिसमें समस्त शिक्षक वर्ग को इस विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और कौशल से युक्त व्यक्तियों के निर्देशन में सहयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में निर्देशन केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये युवा समस्याओं के समग्र क्षेत्र को व्याप्त करता है और अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्य और निर्देशन अधिकारियों की समझ के समन्वित प्रयास के माध्यम से शिक्षा के सभी स्तरों पर समुचित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें कितनी बातें आई। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कोई संगठन तैयार करते हैं तो उस संगठन में एक से अधिक लोग होते हैं। कोई अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है, संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में कौन होगा जो इस कार्य में सहयोग कर पाएगा? तो सबसे पहले इसमें शिक्षक वर्ग की बात आ रही है कि हर शिक्षक एक काउंसलर के रूप में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है एवरी टीचर इज़ ए काउंसलर। केवल एक या दो व्यक्तियों पर इस बात को न छोड़कर संपूर्ण शिक्षक वर्ग को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हर शिक्षक के पास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान और कौशल होता है। वो सभी निर्देशन में अगर सहयोग करें तो निर्देशन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी प्रकार से चल सकती है। और इस संदर्भ में निर्देशन केवल व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अगर हम व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें तो केवल व्यावसायिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि शैक्षिक और व्यक्तिगत क्षेत्र, क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र में भी बहुत सारी परेशानी बच्चे को आती है और व्यक्तिगत रूप से भी उसके निजी जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिनके लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। युवा समस्याओं के समग्र क्षेत्र को व्याप्त करता है। युवाओं के पास बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के समग्र क्षेत्र को शामिल करके निर्देशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर युवा समस्याग्रस्त होगा तो जिस दिशा में उसे बढ़ना है उस दिशा में बढ़ने में वो संकोच महसूस करेगा, दिशा भटक जाएगा। तो समग्र क्षेत्र को व्याप्त करने का अर्थ यह हुआ कि किसी प्रकार की समस्या, वैयक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, उस समस्या को संबोधित किया जाए। और ये जब निर्देशन परामर्श सेवा का संगठन विद्यालय में होगा तो वहाँ पर जो भी लोग मौजूद होंगे उनमें अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और निर्देशन अधिकारी, इतने प्रकार के लोग वहाँ मौजूद हैं। उनकी जो समझ है, उनका जो अनुभव है, जीवन में बहुत सारी समझ हम विकसित करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, और उस समझ के आधार पर अगर हम कोऑर्डिनेट हो जाएं, एक समन्वित प्रयास करें, उसके माध्यम से शिक्षा के सभी स्तरों पर समुचित रूप से प्रदान करें। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्तर पर शिक्षा के परामर्श की आवश्यकता है, निर्देशन की आवश्यकता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का यही मानना था कि हर स्तर पर अगर हम सभी लोग मिलकर, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, निर्देशन अधिकारी, जब एक मत हो जाएंगे और अपनी अपनी क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान को परामर्श के रूप में देने के लिए तैयार होंगे,
तो निश्चित रूप से युवा भटकाव से बच सकेगा और उसे इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकेगी। अब प्रश्न उठता है कि अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की विशेषताएं क्या हैं। किस प्रकार से निर्देशन सेवा संगठन बनाया जाए कि वो अच्छा साबित हो। तो ध्यान रखना होगा कि हर विद्यालय में निर्देशन सेवा की उपलब्धता हो जिससे सभी छात्र लाभान्वित हों। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि निर्देशन सेवा की उपलब्धता। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर निर्देशन सेवा की उपलब्धता नहीं है, केवल विषय पढ़ाया जा रहा है। अगर शिक्षक केवल विषय पढ़ा रहा है तो यह अधूरा कार्य है। विषय के साथ साथ जब तक छात्र मानसिक रूप से शांत नहीं होगा तब तक वो उस विषय को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएगा। समस्या से ग्रस्त बालक किसी विषय को समझने में असमर्थ महसूस करता है। तो हर विद्यालय में आवश्यक है कि निर्देशन सेवा की उपलब्धता हो। हालांकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात की पुष्टि की जा रही है कि काउंसलिंग को एक अनिवार्य अंग बनाया जाएगा। और कॉन्वेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि एक काउंसलिंग सेल होता है जिसमें कि काउंसलिंग की जाती है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय इससे वंचित हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक विद्यालय में एक निर्देशन सेवा हो, उसके अंदर कुछ सदस्य हों और वो सदस्य अपने अपने क्षेत्र से जो उनको ज्ञान प्राप्त है वो छात्र को उपलब्ध कराएं। दूसरा बिंदु है अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। सुव्यवस्थित व्यवस्था का अर्थ हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जो नियमित अंतराल पर छात्रों का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कठिन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बना पाते हैं और रूपरेखा न बनाने के कारण पूरा सत्र निकल जाता है और छात्र काउंसलिंग से वंचित रह जाता है। तो यह आवश्यक है कि क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। तो जब अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी तो क्रियान्वयन उचित रूप से होना संभव हो सकेगा। आगे हम देखें कि अच्छी निर्देशन सेवा संगठन का दायित्व प्रशिक्षित, अनुभवी एवं निष्ठावान कर्मचारियों पर होता है। प्रशिक्षित, अनुभवी, निष्ठावान कर्मचारी। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है वो ये चाहता है कि जिस हेतु मेरी नियुक्ति हुई है मैं आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकता हूँ, तो वो 100% देने की कोशिश करता है। उसका अनुभव, उसका प्रशिक्षण, उसकी निष्ठा निश्चित रूप से अगली पीढ़ी को बहुत कुछ देने के लिए तत्पर रहती है, बनिस्बत के उन लोगों के जो केवल वेतनभोगी होते हैं। उनको महसूस होता है कि सिर्फ वेतन मिल गया, कार्य मेरा समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व के लिए आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। तो निर्देशन सेवा संगठन अगर अच्छा बनाना है तो प्रशिक्षित, अनुभवी और निष्ठावान कर्मचारी की आवश्यकता होती है और ये मिलकर निर्देशन सेवा को ऊंचाई तक ले जाते हैं। दूसरी बात है सभी छात्रों के सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए कार्य। सर्वोत्तम संभावित विकास का आशय क्या है? संभावना प्रत्येक छात्र में छुपी होती है और कहा गया है, शिक्षा की परिभाषा में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज नीडेड एंड बाय एजुकेशन इट मीन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देयर मस्ट बी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज थ्री, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सर्वोत्तम संभावित विकास में ये तीनों बातें आती हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शरीर से हम पुष्ट हो जाते हैं लेकिन मन से कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर मन
पुष्ट शरीर को गर्त में ढकेल देता है। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं और हमारा शरीर पुष्ट होता है तो वो इंद्रियां हमें एक गर्त में गिरा देती। तो संभावित विकास का आशय है कि प्रत्येक छात्र में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं और हर छात्र ऊंचाई तक पहुंच सकता है, बशर्ते उसे अच्छा निर्देशन मिल सके। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी छात्रों के सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए कार्य किया जाए, न कि कुछ छात्रों के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक अच्छे देश का निर्माण और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। टीचर इज नोन एज अ नेशन बिल्डर। तो ये कथन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जब शिक्षक काउंसलर के रूप में प्रस्तुत होता है और अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करके छात्र के भीतर प्रविष्ट कराता है, तभी वो राष्ट्र निर्माता बनता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास, इन पांचों तलों पर छात्र का विकास हो, इसके लिए उसे निर्देशन दिया जाए, इसके लिए उसकी काउंसलिंग की जाए, तो निश्चित रूप से वो छात्र बहुत ही अच्छा नागरिक साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अच्छा निर्देशन सेवा संगठन। प्रत्येक छात्र की रुचियां और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अगर हम एक ही प्रकार से छात्र को निर्देशित करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। आपको देखना होगा कि छात्र की रुचियां क्या हैं। कोई छात्र खेल में रुचि लेता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता उचित होगा? वो गेम्स के क्षेत्र में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। इसी तरह कोई छात्र लेखन में रुचि लेता है तो बहुत अच्छा साहित्यकार बन सकता है, बहुत अच्छा लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है। इसी प्रकार से जो अंतर्मुखी छात्र हैं वो बहुत अच्छे दार्शनिक और वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि जब रुचियों की भिन्नता और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देशन सेवा दी जाती है तो बहुत ही सुगम परिणाम, संभावित परिणाम मिलते हैं और जिन परिणामों की हम इच्छा करते हैं वो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को अनदेखा न किया जाए। इनको अनदेखा करने पर छात्र का संभावित विकास नहीं हो सकेगा। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय कर्मचारियों के सहयोग से संचालित। विद्यालय कर्मचारियों का सहयोग बहुत जरूरी है। हम किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास एक टीम नहीं होगी तब तक हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। टीम भावना का उदय बहुत ही जरूरी है। तो जो भी विद्यालय में कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के सहयोग से इसको हासिल किया जाना चाहिए, निर्देशन सेवा दी जानी चाहिए, जिससे कि उसके लक्ष्य प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं रोजगार से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु सहायता। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की क्या समस्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की समस्या होती है उपयुक्त विषयों का चयन। कई बार उपयुक्त विषयों का चयन न होने से छात्र भविष्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है और तब उसे अफसोस होता है कि मेरे विषयों का चयन गलत होने से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि बीएड विभाग में जब छात्र एडमिशन लेने आता है तो उसका ग्रेजुएशन और उसके विषय को हम लोग देखते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल सब्जेक्ट्स उसके सही ढंग से नहीं चुने गए होते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में उसके पास समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान है, तो उसके पास कोई भी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। नतीजा, जब टीजीटी की वैकेंसी निकलेंगी
तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, जबकि उसके अंक बहुत अच्छे हैं। तो इतने अच्छे अंक होने के बावजूद भी वो एक निश्चित प्रकार की सर्विस में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी काउंसलिंग उस स्तर पर नहीं हुई। अगर विद्यालय में निर्देशन सेवा का अच्छा संगठन होता तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लेवल पर उसके जो विषयों का चयन था और इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लेवल पर उसको उपयुक्त विषयों का चयन मिल जाता और वो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर पाता। तो शैक्षिक निर्देशन बहुत ज़रूरी है। कोई छात्र गणित में कमज़ोर है और अगर उसको आप विज्ञान वर्ग से पढ़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर थोपते हैं, तो वो एक अच्छा छात्र साबित नहीं हो पाएगा। उसकी रुचि साहित्य में है तो उसे साहित्य में जाने दीजिए, उसमें वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ये शैक्षिक निर्देशन एक अंग है जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। दूसरा व्यावसायिक। व्यावसायिक का अर्थ हुआ कि किस व्यवसाय में छात्र जाना चाहता है। व्यवसाय का चयन इंटरमीडिएट के बाद से होना शुरू हो जाता है कि जिस क्षेत्र में मुझे जाना है उसी हिसाब से हायर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। तो बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की सहायता से उसकी अभिरुचि देखी जा सकती है कि वो छात्र इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त साबित होगा और वो व्यवसाय चयन के लिए उसे निर्देशक मार्गदर्शित कर सकता है। रोजगार से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु सहायता। किस रोजगार में हम जाएं, कौन सी समस्या छात्र महसूस कर रहा है, उसके लिए निर्देशक बहुत बड़ी सहायता उपलब्ध कराता है। तीसरा बिंदु, छात्रों को आत्मज्ञान और आत्मनिर्देशन हेतु सहायता प्रदान करना। इसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। आत्मज्ञान एवं आत्मनिर्देशन। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? कि वो स्वयं को जान सके कि उसकी शक्तियाँ क्या हैं। जहाँ पर बात आती है, आपने देखा होगा स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्वॉट का मतलब होता है, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, छात्र को पता होना चाहिए। मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी कमियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, इसका ज्ञान भी छात्र को होना चाहिए। और जो लक्ष्य मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अवसर कौन से हैं जिससे उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूँ। और T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। इसका आशय हुआ कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं हैं, किस प्रकार की बाधाएं हैं जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देंगी। ये स्वॉट एनालिसिस प्रत्येक छात्र को करनी चाहिए और इसमें काउंसलर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जब विद्यालय में अच्छा निर्देशन सेवा संगठन होगा तो प्रत्येक छात्र की स्वॉट एनालिसिस को किया जा सकता है, उसके आधार पर उसके आगे का लक्ष्य तय किया जा सकता है। आत्मज्ञान को अगर हम गहराई से देखें तो आध्यात्मिक स्तर की अगर बात करें तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये दर्शन का विषय हो जाता है, अध्यात्म का विषय हो जाता है। तो कभी कभी निर्देशन सेवा में छात्र को इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। जब वो निराशा के गर्त में चला जाता है या प्रशंसा मिलने पर अहंकार से फूल जाता है, दोनों ही स्थितियों में आत्मज्ञान की उच्च स्थिति अर्थात हु एम आई, इस पर कार्य करना पड़ेगा निर्देशक को। कि जो भी मेरा शरीर है, जो भी मेरा पद है, जो भी मेरा अचीवमेंट है, वो सब नश्वर है। तो कोई भी सफलता प्राप्त करने पर अहंकार का आना और कोई भी असफलता मिलने पर निराशा का आना, दोनों का समापन हो जाता है। ये आत्मज्ञान भी छात्रों में जागृत किया जाना चाहिए। उनको ये भी सिखाया जाना चाहिए कि असफल होना क्या होता है, असफल होना भी सीखें।
केवल सफल होना ही न सीखें। जब हम असफल होते हैं तो हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। समाज, माता पिता, पड़ोस, शिक्षक अधिकतर ये बात करते हैं कि सफलता सफलता, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें नंबर 1 आना है। इस अंतहीन दौड़ में छात्र को ढकेल दिया जाता है और जब स्थिति आती है कि वो उसको अचीव नहीं कर पाता तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है और कुंठा का शिकार होने के पश्चात उसके भीतर की जो भी शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि समाज का एक दबाव उसके ऊपर कार्य करने लगता है। तो स्वॉट एनालिसिस और आत्मज्ञान का उच्चतम स्तर, हु एम आई, इस पर आध्यात्मिक स्तर पर बात करके छात्रों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मानसिक रूप से मजबूत छात्र देश के लिए बहुत ही अच्छे नागरिक तैयार हो सकते हैं। अधिकतर हम लोग मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से मजबूत दिखाई भी दे रहा है तो वो एक भ्रम है। क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को कभी भी कमज़ोर नहीं करना है। आत्मज्ञान के बाद दूसरी बात आत्मनिर्देशन की आ रही है। तो आत्मनिर्देशन का अर्थ है कि जब हम अपनी शक्तियों को जान लेंगे, अपनी कमियों को जान लेंगे, तो आत्मनिर्देशन आसान हो जाता है, सेल्फ गाइडेंस आसान हो जाती है। गाइड के अभाव में कई बार हम खुद को निर्देशित नहीं कर पाते हैं। तो आत्मनिर्देशन के हेतु जब सहायता मिल जाएगी तो छात्र में आत्मविश्वास जागृत होगा और उसे लगेगा कि विपरीत परिस्थिति आने पर किस प्रकार से मैं प्रतिक्रिया करूं जिससे कि आत्मनिर्देशन दे सकूं। ऑटो सजेशन इसको कहते हैं मनोविज्ञान में। जब भी निराशा के दौर में हूं तो अपने को ऑटो सजेशन दें। ऑटो सजेशन का अर्थ हुआ स्वयं को सजेशन दें कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मुझे निराश नहीं होना चाहिए और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसी प्रकार से बहुत अधिक प्रशंसा मिलने पर, बहुत अधिक सफलता मिलने पर भी आपको आत्मनिर्देशन देना होगा कि मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है और उस यात्रा में हम एक पथिक हैं। तो ये आवश्यक होता है कि निर्देशन सेवा संगठन में जब इस प्रकार के निर्देशक उपस्थित होते हैं तो छात्र का सफल होना तय हो जाना है और असफल होने पर भी उसकी प्रतिक्रिया सफल ही होगी। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो टाइम टेबल विद्यालय का होता है, समय सारणी, उसमें पर्याप्त समय उपलब्ध कराने का प्रावधान। जैसे ही विद्यालय शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड से लेकर 7th या 8th पीरियड तक बीच में इंटरवल को छोड़कर आपके विषय टाइम टेबल में लिखे होते हैं कि इस विषय को अमुक शिक्षक पढ़ाएंगे और ये 35 मिनट का पीरियड है। इसी प्रकार से समय सारणी की शुरुआत होती है और अंत हो जाता है। निर्देशन कार्यक्रमों के लिए उस समय सारणी में पर्याप्त समय नहीं होता है कि कब निर्देशन दिया जाए। क्या निर्देशन को रोज दिया जा सकता है या निर्देशन के लिए कोई दिन निश्चित किए जा सकते हैं? तो ये प्रावधान बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रावधान को कर लिया जाए, प्रत्येक विद्यालय की समय सारणी में छात्रों के लिए निर्देशन कार्यक्रम शामिल किए जाएं, तो छात्रों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का समाधान प्रत्येक दिवस अथवा प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह में 2 दिवस इस प्रकार से करने से छात्रों को बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। तो मेरा निवेदन है कि प्रत्येक विद्यालय इस बात को सोचे और अपनी टीम बनाकर इस निर्देशन कार्यक्रम को जारी करे, ताकि प्रत्येक छात्र हमारा अपने सर्वोत्तम संभावित विकास को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है विद्यालय बजट में निर्देशन हेतु धन उपलब्ध कराने का उचित प्रावधान। क्योंकि जो निर्देशन व्यवस्था होती है उसमें
धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो बहुत प्रकार की पुस्तकें, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी कभी कभी आप बाहर से आपको बुलाना पड़ता है, उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी है। तो निर्देशन हेतु धन उपलब्ध कराना है और बहुत सी सामग्री निर्देशन से संबंधित परचेज करनी है। तो ये धन विद्यालय बजट में एक मद इसका होना चाहिए, जिससे कि जब भी निर्देशन कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों हेतु धन के अभाव में कोई कमी ना आए। नेक्स्ट है विद्यालय परिसर में उपयुक्त स्थान की व्यवस्था। एक ऐसा स्थान चुन लें जहां पर निर्देशन कार्यक्रम जारी किए जा सके और उस स्थान पर हर प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था, जो भी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सामग्री है उसकी आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था, पर्याप्त निर्देशन सामग्री की उपलब्धता और विद्यालय में परस्पर सामंजस्य की स्थापना। क्योंकि ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क का आशय होता है कि जब हम आपस में एडजस्ट करते हैं, ईगो को अपनी समाप्त करके आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, तो इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने आपसी भेदभाव को बुलाकर छात्र हित में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट के द्वारा हमारा लक्ष्य तो छात्र की तरक्की है, छात्र की ऊंचाई है, और उस ऊंचाई में हमारे जो भी साथी हैं वो हर साथी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है। तो जो साथी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, जब आपसी सामंजस्य होगा तो प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक कर्मचारी जो भी संभावनाएं उनके भीतर छुपी होंगी वो छात्रों को देने में समर्थ हो सकेंगे, और यही तो शिक्षक का कर्तव्य है। इसीलिए इस निर्देशन सेवा संगठन की आवश्यकता महसूस की जाती है। और किस प्रकार से इस सेवा संगठन को हम चलाएंगे, किस प्रकार से जो ड्यूटीज़ हैं वो सौंपेंगे, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज़ दी जाती हैं, और एक अच्छी टीम की सहायता से इस सेवा संगठन को हम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यालय इस पर गौर करे, अच्छा निर्देशन सेवा संगठन बनाए और इसकी जो भी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को लागू करे। तो वो दिन दूर नहीं कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक विद्यालय में एक अच्छी निर्देशन सेवा उपलब्ध होगी, और जब वो प्राइमरी से चलता है सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी से हायर एजुकेशन, तो हर स्तर पर जब उसको निर्देशन सेवा मिलेगी तो बहुत प्रकार की जो उसकी परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी, और हायर एजुकेशन पार करने के बाद वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि अपने आप को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बना सके और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, जो कि विद्यालय का कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि इन विशेषताओं को हम सभी लोग लागू करें, और लागू करने के बाद सभी छात्रों को ऊंचाई पर ले जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।